एपिसोड 9 पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। स्योंगो म्योंगो को मिल्क के पैकेट को लेकर बोल रहा था। तभी म्योंगो की नजर रियू के दिए हुए प्लांट पर पड़ती है जो कि मुरझा गया था और वो लोग उसे कंपनी के लिए लकी चार्म मानते थे। जैसे ही स्योंगो उस ट्री को देखता है वह उस ट्री को लेकर तुरंत प्लांटर के पास भागता है ताकि वह उस प्लांट को बचा सके। वह शॉप वाली लेडी हंसते हुए बोलती है, मुझे लगा था कि कोई इमरजेंसी है क्योंकि तुम इतना डेस्परेट साउंड कर रहे थे। स्योंगो कहता है कि प्लांट की अचानक ऐसी हालत हो गई इसीलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। इस पर वह लेडी बोलती है, आप इससे बात नहीं करते हैं, हो सकता है कि हम इन प्लांट्स की वॉइस को ना सुन सके। पर प्लांट्स भी बोलते हैं जब वह टायर्ड और हंग्री होते हैं और उस प्लांट की मिट्टी को चेक करते ही वो बोलती हैं कि ये ज्यादा ह्यूमिड हो गई है। और इसके बाद स्योंगो पूछता है, मुझे अपनी ट्री की बात सुनने के लिए क्या करना चाहिए। इधर रियू अपनी कुकिंग फ्रेंड्स के साथ बाहर आ रही थी, तभी बाहर उसे जुन मिलता है। इसके बाद वह एक पार्क में बैठकर बात करते हैं। जुन कहता है कि तुम बहुत ही हैप्पी दिख रही थी जब तुम कुकिंग क्लास से बाहर आ रही थी। आज तुम वैसे ही खुश थी जैसे तुम पहले हुआ करती थी। रियू कहती है, पहले जैसे? तब जुन कहता है कि तुम पहले बहुत ही एक्साइटेड, पॉजिटिव और ब्राइट और चेयरफुल एनर्जी से भरी होती थी। उसके बाद उसे एक एनवलप देता है। रियू इस एनवलप को खोलती है। जुन कहता है, तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने तुमसे क्या कहा था कुकिंग स्कूल के बारे में? ये उसी के बारे में, ताकि तुम सब कुछ प्रॉपरली एंड प्रोफेशनली कर सको, ताकि तुम फिर से फॉल ना करो। और हाँ, एक और चीज इसमें है। जिसके बाद रियू एनवलप उठाकर देखती है तो उसमें वही एंगेजमेंट वाली रिंग होती है जो उसने जुन को रिटर्न कर दी थी। जुन कहता है, ये वही एंगेजमेंट रिंग है जो तुम छोड़कर आ गई थी। जैसे तुमने अभी दोबारा सपने देखना स्टार्ट किया है वैसे ही हम अपने रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करते हैं और मैं फिर से तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद रियू उस रिंग को देखने लगती है, उसके बाद अपने हाथों में पहन लेती है। इधर स्योंगो ऑफिस से घर आ रहा था, तभी उसे रियू मिलती है। इसके बाद वो लोग एक पार्क में बैठे होते हैं जहाँ रियू आइसक्रीम खाते हुए कहती है, तुम्हें हमेशा आइसक्रीम को बांट कर खाना चाहिए। रियू आसमान की तरफ देखकर बोलती है, आज कोई भी स्टार नहीं है आसमान में। तभी स्योंगो को मोयम की बात याद आती है जब उसने कहा था कि तुम्हें रियू से पूछना चाहिए कि रियू ने तुम्हें ना चूज करके जुन को क्यों चूज किया। स्योंगो जैसे ही कुछ बोलने जाता उससे पहले रियू उससे कहती है कि लास्ट नाइट जुन ने मुझे फिर से प्रपोज किया। स्योंगो ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, वह सच में लफंडर है, मैं उसके साथ नॉर्मली रहना चाहता था पर उसने सचमुच में मुझे परेशान कर दिया। वह आखिरकार करना क्या चाहता है और उसे नहीं लगता इस सब के लिए वह लेट हो गया। रियू कहती है, क्या हो अगर वो लेट ना हुआ हो। स्योंगो कहता है, क्या? इस पर रियू कहती है, जब उसने मुझे दूसरी बार प्रपोज किया तो मैंने इस बारे में सोचा और मुझे लगा कि वह लेट नहीं हुआ है और फिर से मुझे उसके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स की याद आ गई और मेरे दिल को बहुत अच्छा फील हुआ और जिन सब मेमोरीज को मैंने क्लोज कर दिया था वह फिर से मुझे याद आ गई, चाहे वो ऑसम बलगोगी खाना हो जब हम पहली बार मिले थे और ऐसी बहुत सारी चीजें। स्योंगो कहता है, मेरे यहाँ होने के बावजूद भी। रियू कहती है, हाँ। स्योंगो कहता है, मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था ना। रियू कहती है, हाँ। स्योंगो कहता है, इसीलिए तुम जुन के साथ हॉस्पिटल गई। रियू कहती है, हाँ, वो एक इंस्टिंक्ट था और कहती है शायद लोग जब ज्यादा बीमार होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा वनरेबल और ऑनेस्ट हो जाते हैं और सबकॉन्शियसली मैं उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। स्योंगो कहता है, इसका मतलब तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं थी। रियू कहती है, तुम अभी भी मेरे लिए वही 5 साल के बच्चे हो जो जंगल जिम में रो रहा था, एक फ्रेंड हो जिसके साथ मैं अपनी आइसक्रीम बांट सकती हूँ और मेरी मॉम की फ्रेंड के सक्सेसफुल बेटे हो। स्योंगो कहता है, तुम बहुत ही क्रूरल हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। रियू कहती है, तुम समझने में गलती कर रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही थी। और कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम बस मुझ पर डिपेंडेंट हो क्योंकि हम बचपन के फ्रेंड्स हैं। और कहती है, क्या तुम्हें पता है जैसे एक डक का बच्चा अपनी मॉम को देखकर उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करता है, ये बिल्कुल वैसा ही है, मैं तुम्हारे लिए वही मदर डक हूँ। ये सुनने के बाद स्योंगो कहता है कि इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर मत पहुँचो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वो हूँ या नहीं, इससे मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, सो प्लीज मुझे मेरी फीलिंग्स के बारे में मत बताओ। रियू कुछ कहने जाती उससे पहले स्योंगो कहता है कि अभी भी उस मिल्क की डेट एक्सपायर नहीं हुई है और अब मैं उस जंगल जिम से भी नहीं डरता हूँ। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे मोयम की सारी टीम उस आर्टिकल को देख रही होती है जो कांग ने लिखा था। मोयम का एक कलीग उस आर्टिकल की कुछ लाइनें पढ़कर सुनाता है, उसके बाद वह अपने चीफ को वह आर्टिकल दिखाता है और कहता है कि देखो उसने हमारी पिक्चर को भी प्रिंट किया है। चीफ भी आर्टिकल को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। उनका कलीग मोयम से कहता है कि यह आर्टिकल कितना औसम है। मोयम कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने अभी तक वह आर्टिकल नहीं पढ़ा है, जबकि वह
उस टाइम उस आर्टिकल में प्रिंट करी हुई पिक्चर को देख रही होती है जिसमें कांग भी था और उस आर्टिकल पर जो भी अच्छे कमेंट आए थे उनको लाइक कर रही होती है और वो ये सब करते हुए बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी। तभी उसे कांग का कॉल आता है। वह बाहर आकर कांग से मिलती है। कांग उसके और उसकी टीम के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया था। वह मोयम को देता है। मोयम उसको मना करती है और कहती है इस सब की कोई जरूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है। कांग उसे थैंक यू बोलता है उसे मोटिवेट करने के लिए। मोयम को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसने कब कांग को मोटिवेट किया। कांग के बहुत कहने के बाद मोयम वह सारी चीजें ले लेती है। इसके बाद कांग यहाँ से जाने लगता है। कांग ने आज वही टी शर्ट पहनी हुई थी जिसे देखने के बाद मोयम कहती है कि आज के बाद तुम यह टी शर्ट मत पहनना। कांग कहता है क्यों? मोयम कहती है तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और टी शर्ट नहीं है? मैंने कह दिया ना मत पहनना तो मत पहनना। कांग कहता है पर ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है। ये सुनने के बाद मोयम कहती है ठीक है मैं तुम्हें टी शर्ट दिला दूंगी। ये सुनते ही कांग कहता है कि तुम मुझे टी शर्ट क्यों दिलाओगी? मोयम बात को बदलते हुए कहती है जैसे तुम मेरे लिए खाने पीने की चीजें लेकर आए हो वैसे ही मैं तुम्हें टी शर्ट दिला दूंगी एज ए कली। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर स्युंगो अपने घर आया होता है। स्युंगो की मॉम उसे देखकर पूछती है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा कुछ डल लग रहा है। स्युंगो कहता है मैं ठीक हूँ, आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ शायद इसीलिए। तभी उसे म्युंगो का कॉल आ जाता है। स्युंगो भागकर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। किसी वजह से उनका कंस्ट्रक्शन रुक गया था। इसी वजह से ये सारे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि पास के एक नेबर ने कंप्लेंट कर दी थी। उसके बाद स्युंगो उस नेबर से मिलता है, उनसे बात करता है बट वो तो मानने को ही तैयार नहीं था। फिर ये सब ऑफिस में आकर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इधर कांग अपने ऑफिस में इस आर्टिकल को देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था। वैसे ही वहाँ पर उसकी सीनियर आ जाती है और उसे ऐसे स्माइल करते हुए कहती है तो अच्छा ये वो लड़की है जिसकी वजह से तुम्हें ये आर्टिकल लिखने का मोटिवेशन मिला, और कांग को टीज करने लगती है। कांग उन्हें कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सीनियर कहती है कुछ भी हो पर वो बहुत ही क्यूट है और उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर मोयम रियू को उस आर्टिकल के बारे में बता रही होती है और बार बार इस आर्टिकल के बारे में बात किए जा रही थी। मोयम को ऐसा करते हुए देखकर रियू समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह मोयम से पूछती है कि तुम लोगों का कुछ चल रहा है क्या? मोयम कहती है कुछ भी नहीं। रियू कहती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पिछले आधे घंटे से तुम इसी बारे में बात क्यों किए जा रही हो? मोयम कहती है क्योंकि उसने आर्टिकल बहुत ही अच्छा लिखा है इसीलिए। इधर स्युंगो ऑफिस से घर आ रहा होता है। तभी उसे रियू की मॉम मिलती है। रियू की मॉम उसे अपने घर पर डिनर के लिए ले आती है। स्युंगो कहता है क्या आप मुझसे नाराज नहीं है? मैंने आपको धोखा दिया, मतलब रियू की कुकिंग के बारे में नहीं बताया। रियू की मॉम कहती है नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ा किया है, तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हो। स्युंगो रियू की मॉम को सॉरी बोलता है कि उसने रियू की कुकिंग क्लासेस के बारे में उनको नहीं बताया और उन्हें कहता है कि आपको इस बारे में एक बार अच्छे से सोचना चाहिए। रियू की मॉम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह कहती है तुम अच्छे से खाना खाओ, मुझे पड़ोस की मीटिंग में जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। स्युंगो खाना खा ही रहा था तभी वहाँ रियू आ जाती है। दोनों के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड थी। स्युंगो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम घर पे हो। रियू कहती है मुझे भी नहीं पता था कि तुम यहाँ पे हो। वैसे मॉम कहाँ गई हुई है? स्युंगो बताता है वो पड़ोस की मीटिंग में गई हुई है। रियू कहती है अच्छा, और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो स्युंगो कहता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? तू कहती है नहीं तो मैं किचन में कुछ पीने के लिए लेने आई थी और मैं इसके बारे में भूल गई। ये कहते हुए फ्रिज को खोलती है। फ्रिज में मिल्क को रखा देख रियू स्युंगो से कहती है उस मिल्क के पैकेट को फेंक देना। स्युंगो कहता है क्यों? रियू कहती है मैं तुम्हें एडवांस में बता रही हूँ, तुम मेरे लिए एक अच्छे दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनने के बाद स्युंगो कहता है तुम्हें बस मुझसे इतना ही कहना था? रियू कहती है हाँ। इसके बाद स्युंगो कहता है क्या तुम इस बारे में दोबारा सोच सकती हो? रियू कहती है नहीं और कहती है खाना खाकर साइड डिशेस को फ्रिज में रख देना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रियू अपने रूम में आती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जुन ने रियू को दोबारा प्रपोज किया था। रियू कहती है क्या तुम्हें याद है जब मैं पहली बार बीमार हुई थी? इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो उस टाइम का था जब रियू की कीमोथेरेपी होने वाली थी। जुन रियू से कह रहा होता है सुना है कीमोथेरेपी बहुत ही हार्ड होती है। तो रियू उससे कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं इससे ओवरकम कर लूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रियू की कीमो होने के बाद रियू जुन से कह रही होती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब हम सोलार दे यून चलेंगे। जुन कहता है हाँ ठीक है। इसके बाद रियू कहती है क्या हमें पेरू जाना चाहिए माचू पिचू के लिए? ऐसे ही बातें करते हुए काफी हैप्पी लग रहे थे। इसके बाद जब रियू ठीक हो गई थी, जब रियू ने अपने काम को रीजॉइन किया था तब भी वह बहुत खुश थी। अब मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं अपने काम पर वापस जा रही हूँ। फिर उसके बाद हमें उस टाइम को भी दिखाया जाता है जब रियू के कीमो के 1 साल बाद रियू को डिप्रेशन हो गया था। वह किसी से बात नहीं करती थी, सारा दिन घर में ही रहती थी। इस सब से जुन भी परेशान हो गया था और इसी वजह से रियू अपनी एंगेजमेंट तोड़कर कोरिया वापस आ गई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जुन ने रियू को चीट नहीं किया था बल्कि उसके एंगेजमेंट तोड़ने का रीजन उसका डिप्रेशन था। बैक टू द प्रेजेंट, जुन कहता है ये रिंग तुम्हें पहले परफेक्ट
परफेक्टली फिट हुआ करती थी, बट अभी तुम्हें ये अच्छे से फिट नहीं हो रही है क्योंकि तुमने बहुत सारा वेट लूज किया है। पर कोई नहीं, जब हम वापस जाएंगे तो मैं इस रिंग को रिसाइज करवा दूंगा। और कहता है जो कुछ भी पहले हुआ, जितना तुम्हारे लिए टफ था उतना मेरे लिए भी था, और इस सब के लिए सॉरी कहता है। रियू कहती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अपना बेस्ट दिया, ये सब मेरे लिए ही बहुत ज्यादा हो गया था। और कहती है अगर मैं ठीक भी हो गई उसके बावजूद भी मुझे हमेशा डर रहेगा कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस फील करती हूँ और ये मेरी लाइफ होने वाली है और इसीलिए अब मुझे किसी का लव नहीं चाहिए। इसके बाद वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब उसने स्योंगो को झूठ बोला था कि उसने जुन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। एपिसोड 9 पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। Thank you for listening and watching.